नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 7 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दीजिए। व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, फेसबुक ग्रुप का चैनल लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आप एक्सेस करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। और जिन अभ्यर्थियों को टेस्ट देना हो या कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, चाहे प्री का चाहे मेंस का, तो दिए गए नंबर पे, खूबसूरत से नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, जैसे रोज़ बताया जाता है। तो समय अपना बिना व्यर्थ किए हुए सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पे आज के। हाँ, कल से टाइमिंग, हाँ एक चीज़ और बताना था, कल से जो लोग पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनकी टाइमिंग चेंज हो गया है। शाम को रोज़ 8:30 पे आप लोग का जो भी टेस्ट होता है, शाम को जो भी डीएनए से रिलेटेड जो भी टॉपिक दिया जाता है उसका टेस्ट जो होता है, जैसे पहले होता था 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है पेड ग्रुप मेंबर्स। तो 8:30 बजे आप लोग तैयार रहेंगे अपना क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग का आ रहा है, तो चलिए ऐसे ही हम लोग कोशिश करते रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का सीएसआर पर निर्णय आया है। सीएसआर का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भली बात इससे इस नंबर से परिचित होंगे, जो पुराने लोग होंगे वो परिचित होंगे, जो नए स्टूडेंट होंगे वो परिचित नहीं होंगे, तो ये देख लीजिए आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के जवाब में देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए गए योगदान को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नोट है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए गए योगदान को जहाँ सीएसआर के तहत योगदान माना जाता है, वहीं सीएम ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए गए योगदान को सीएसआर के तहत नहीं माना जाता है। इस स्थिति के कारण कई कंपनी राज्य को कोविड-19 के समय भी योगदान नहीं दे पा रहे। उनको लगता है कि भाई हम इसमें योगदान क्यों दें, जब योगदान नहीं माना जा रहा है सीएम राहत कोष में देने का, तो हम मुख्यमंत्री राहत कोष में ही दें। तो इसको लेके बड़ा भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी कंपनी की तरफ से। तो इसी के बारे में अब हम बात करते हैं कि आखिर ये सीएसआर क्या है। ये बात समझ में आया आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी पेमेंट आप करेंगे वो सीएसआर के तहत ही माना जाएगा, वहीं पीएम फंड में दे रहे हैं तो उसको सीएसआर के तहत माना जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में है असमंजस है। और इसी कारण कंपनी का क्या है कि कंपनी राज्य को कोविड-19 के समय योगदान नहीं दे पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सीएसआर आखिर है क्या। सीएसआर से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों जैसे संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और वहाँ के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है। इस पूरे लाइन को आप लोग बार बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा चीज़ को। कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के बाद अप्रैल 2014 में भारत में सीएसआर को लेकर अनिवार्य कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। ठीक है, तो 2014 में जो देश का पहला कानून बनाने वाला देश बना है भारत, 2014 अप्रैल में। सीएसआर का प्रावधान देख लीजिए। सीएसआर का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिसका नेटवर्थ, मतलब जो निवल मूल्य जो है 500 करोड़ से अधिक हो या कुल टर्नओवर कारोबार का 1000 करोड़ से अधिक हो। ये ध्यान से ये लाइन को देख लीजिएगा आप लोग। नेटवर्थ जो होना चाहिए वो 500 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए, या टर्नओवर जो हो वो 1000 करोड़ रुपये से हो, या नेट प्रॉफिट जो होगा वो 5 करोड़ रुपये से अधिक हो। तो तीन चीज़ें जो है, नेट वर्थ 500 करोड़ से अधिक, टर्नओवर जो है 1000 करोड़ से अधिक, और शुद्ध जनाब जो नेट प्रॉफिट हो 5 करोड़ से अधिक होना चाहिए। सीएसआर के तहत उपरोक्त कानून कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के, सपोज दैट 3 वर्ष मतलब पिछले 3 साल में जो भी आप लाभ कमा रहे हैं उसका औसत का 2% निम्न गतिविधियों पर खर्च करना पड़ता है। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए 2020 चल रहा है, सपोज कीजिए 2017 में 100 रुपया फ़ायदा प्रॉफिट पाया, 2018 में चलिए, 2018 में 100 रुपये पाया, 2019 में 100 रुपये पाया, 2020 में 100 रुपया प्रॉफिट पाया। इन तीनों का जो एवरेज होता है, मतलब 300 डिवाइड बाई 3 यानी कि 100 रुपया। अब 100 का जो 2% है वो सीएसआर के तहत खर्च करना पड़ता है। कहने का मतलब मेरा समझ गए आप लोग। जो लिखा है यहाँ पे पिछले 3 साल का, मतलब 2018, 2019, 2020 3 साल हो गए। तो 2018 में मान लीजिए 100 रुपया कमाया, 2019 में 100 रुपया कमा लिया, 2020 में 100 रुपया कमा लिया। तो तीनों का ऐड करेंगे, डिवाइड जो औसत होता है, इतना तो आप लोग मैथ पढ़ते ही होंगे सीसेट पे। तीनों का डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाई कितने साल हैं, तो उसका जैसे कि 300 डिवाइड बाई 3 का 100 आएगा, 100 रुपया आएगा, तो 100 का 2% जो होगा यानी 2 रुपया आपको सीएसआर के तहत खर्च करना पड़ेगा। यही बताने की यहाँ पे कोशिश किया गया है। अब हम बताते हैं सीएसआर के तहत ये, हाँ ये जो है ये देखिए,
तो इसमें खर्च करना पड़ता है। जैसे गरीबी, कुपोषण और भूख को समाप्त करना, स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करना जिसमें निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता शामिल है, और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना, ये सब उस पैसे का इसमें यूज होता है। शिक्षा में सुधार जिसमें बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और अलग अलग विकलांग और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाओं के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार को मजबूत बनाना शामिल है। लिंग समानता में सुधार, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जा रही असमानताओं को कम करने के उपायों को पेश करना। ठीक है, तो ये दिया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देख सकते हैं। स्पॉन्सरशिप यहाँ पे दिया है, सिंसियरिटी दिया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एथिक्स क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी क्या है, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, तो ये पूरा डिटेल आप फिगर देख लीजिएगा आप लोग। जैसे कि ऊपर सब बताया गया। 5वां ये दिया हुआ है कि पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक की संतुलन, वनस्पति और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना, जिसमें गंगा नदी के कायाकल्प के लिए योगदान भी शामिल है। राष्ट्रीय धरोहर कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की बहाली और कला के कार्य शामिल है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास। तो जितने भी 6 पॉइंट है, अगला 7वां भी पॉइंट देख लीजिए। कुशल, पूरा मेंस ही हो जाएगा इसमें CSR का, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। कुशल शस्त्र बोलो, युद्ध विधाओं और उनके आश्रितों के लिए लाभ के लिए क्षेत्र, ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरा ओलंपिक खेल और ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए राहत कल्याण प्रदान करने वाले सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राहत कोष या किसी अन्य निधि में योगदान। 10वां नंबर, प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटरों के लिए दिए गए योगदान या धन जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित है। ग्रामीण विकास परियोजनाएं हैं, राहत और पुनर्वास पुनर्निर्माण गतिविधि है, स्लम क्षेत्र का विकास, जहां स्लम एरिया का अर्थ होगा केंद्र सरकार। तो ये जितना भी बताया गया है 11 पूरा मेंस से रिलेटेड पूरा बता दिया गया है। प्रीलिम्स में तो इम्पोर्टेंट है ही, मेंस में भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब एक एक लाइन को आप लोग देख लीजिएगा। ये जो 2% का कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने, ये पूरा जितना डिटेल निम्नलिखित पर खर्च करना पड़ता है, इन गतिविधियों पर खर्च करना पड़ता है, यानी जितने भी 11 पॉइंट्स बताए गए हैं, ये पूरा मेंस रिलेटेड भी हो गया आपका, प्री एंड मेंस। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। अब देखिए, जो नहीं होगा जुर्माना का प्रावधान भी एक है। यदि कोई कंपनी अपने CSR खर्च, अनपेक्षित राशि के हस्तांतरण और उपयोग से संबंधित प्रावधानों का पालन करने में विफल रहती है, कौन सा लूँ, चलिए ग्रीन आज लेता हूँ, तो कंपनी 50,000 करोड़ रुपए के न्यूनतम जुर्माने के साथ दंडनीय होगी, जो 25 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। 50,000 रुपये, 50,000 रुपये के न्यूनतम जुर्माना के साथ दंडनीय होगी, जो 25 लाख रुपए तक बढ़ सकती है अगर कोई इसका अनादर करता है, तो CSR के तहत अनपेक्षित राशि के हस्तांतरण उपयोग के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो इसके अलावा अनुपालन में चूक करने वाली ऐसी कंपनी का प्रत्येक अधिकारी एक ऐसी सजा के लिए उत्तरदायी होगा जो एक ऐसी अवधि के लिए कारावास है, जो 3 साल तक या 50,000 रुपये के न्यूनतम जुर्माने के साथ 5 लाख रुपए तक बढ़ सकती है, दोनों के साथ, या दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला है, 50,000 रुपये कंपनी 50,000 रुपये के न्यूनतम जुर्माना के साथ दंडनीय होगी, जो 25 लाख रुपये तक बढ़ सकती है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इसके अलावा अनुपालन में चूक करने वाली ऐसी कंपनी का प्रत्येक जो ऑफिसर होगा, अधिकारी होगा, एक ऐसी सजा के लिए उत्तरदायी होगा जो किसी ऐसी अवस्था के लिए कारावास है, अवधि के लिए कारावास है, जो 3 साल तक या 50,000 रुपये के न्यूनतम जुर्माने के साथ 5 लाख रुपये तक बढ़ सकती है, या दोनों हो सकता है। यानी 3 साल तक का जुर्माना हो सकता है, या 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा CSR क्यों किया गया, CSR में क्या प्रावधान है, CSR में कितना निवल राशि होना चाहिए, कितना का टर्नओवर होना चाहिए, कितना शुद्ध लाभ होना चाहिए, और कितना इसका खर्चा करना है, ये सारा आपको पूरा डिटेल एक एक लाइन आप लोग को बता दिया गया है। और ये भी बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है कि जो मुख्यमंत्री राहत कोष में जो पेमेंट करेंगे आप, तो नहीं माना गया है, PM में कर रहे हैं तो माना जा रहा है। तो इसी को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है कंपनी को, इसी के बारे में पूरा डिटेल आपको बताया गया है। चलिए अगले पे अब हम चलते हैं। ओ आप लोग तो देख रहे हैं, लेकिन देखने नहीं दूंगा मैं आप लोगों को क्वेश्चन आज का। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। चलिए हम अब बात करते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग सेक्टर पर लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे ही आया है, हर
सेक्टर पे कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ा ही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग सेक्टर पर लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा है। कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों के कारण सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। देश में अधिकांश एमएसएमई पहले से ही तरलता की कमी से जूझ रहे हैं। ठीक है, तरलता आप लोग को पता होगा, लिक्विडिटी जिसे कहते हैं, जूझ रहे थे, परंतु लॉकडाउन के कारण व्यापार प्रभावित होने से इनकी समस्या और अधिक बढ़ गई है। एमएसएमई क्षेत्र की लगभग 99.5% उद्यम जो है सूक्ष्म श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में मतलब माइक्रो श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में भारत में विभिन्न भागों में स्थित अनेक एमएसएमई लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं एमएसएमई का निर्धारण कैसे करते हैं। एमएसएमई का विनियमन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत किया जाता है। कोई यही पूछ दे आपको। फरवरी 2018 में केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई के श्रेणी निर्धारण हेतु मानक को निवेश से बदलकर वार्षिक कारोबार करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो एक्ट कब बना है? 2006 में, और फरवरी 2018 में केंद्र सरकार ने क्या हुआ, कुछ चेंज किया है इसके रूल में, और इसको इन्होंने निवेश से बदल के किस में कर दिया है? कारोबार के वार्षिक टर्नओवर पे कर दिया है, वार्षिक कारोबार पे। सरकार द्वारा प्रस्तावित नई परिभाषा के अनुसार क्या है, 5 करोड़ रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाले जितने भी हैं, जो भी 5 करोड़ रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाले एमएसएमई को सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में रखा जाएगा। 5 से लेके 75 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार रखने वाले को लघु उद्यम, और जो 75 से 250 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार करने वाले को उसको मध्यम उद्यम की श्रेणी में रखा गया है। तो वही लाइन जो बोला गया है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, तो सूक्ष्म का क्या है बाबू? सूक्ष्म का आपका है 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, तो सूक्ष्म उद्यम कहलाए जाएंगे। 5 से 75 करोड़ रुपए अगर हैं तो आप लघु कहलाएंगे, और 75 से 250 करोड़ रुपए हैं तो आप मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है। अगर नहीं पूछा गया हो तो आगे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो जितने एक एक लाइन जो हम लोग बताते हैं, चाहे प्री ओरिएंटेड हो चाहे मेंस ओरिएंटेड हो, आराम से अपनी कॉपी पे लिखिए, पेन पे लिखिए, उसको बार बार रिकॉल कीजिए, क्योंकि आपको हर जगह काम देगा। प्री में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा, और जब आप एस्से राइटिंग सपोज दैट किसी भी लिखते हैं किसी टॉपिक पे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये डेटा काम दे दे आपको। तो ये जितना जो भी हम लोग टॉपिक उठाते हैं उस टॉपिक का कोई महत्व होता है। बाकी समझने वाले समझदार हैं। इतने दिनों से मैं डीएनए पढ़ा ही रहा हूँ, देख ही रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो सरकार ने जो 2018 फरवरी में निकाला था, निर्णय दिया था, उन्होंने कहा था इन्वेस्टमेंट को बदल कर इसको वार्षिक कारोबार पे कर दिया जाए, और ये वार्षिक कारोबार सूक्ष्म लघु और मध्यम का तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया था। अब हम देखते हैं भारत में एमएसएमई की क्या स्थिति है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष, इसको बदल दे दीजिए, हाँ, वित्तीय वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार एमएसएमई के तहत भारत में लगभग 6.34 करोड़ उद्यम सक्रिय हैं। इनमें से अधिकांश लगभग 51% देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में एमएसएमई लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जैसे उपरोक्त बताया गया आप लोग को। हालांकि इनमें से अधिकांशतः लगभग 55% रोजगार शहरी क्षेत्रों में स्थित है, एमएसएमई द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में एमएसएमई के तहत लगभग 99.5 उद्यम सूक्ष्म श्रेणी के हैं। सूक्ष्म उद्यमों से आशय समानता उस छोटे उद्यमों से है जिनका संचालन एक व्यक्ति, महिला अथवा पुरुष द्वारा अपने घर से किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप लोग। 99.5% उद्यम सूक्ष्म श्रेणी के हैं। जो सूक्ष्म उद्योग से आशय किससे है? उन छोटे उद्यमों से है जिनका संचालन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, अपने घर से भी कर सकती है। वर्तमान में देश में एमएसएमई सेक्टर क्षेत्र के 66% उद्यम समाज के निचले वर्ग से लोगों द्वारा संचालित किया जाता है। निचले वर्ग मतलब सबसे लोअर कैटेगरी में जो है निचले वर्ग के जो लोग हैं उनके द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पे किसी स्टेटस सिंबल की बात नहीं मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर निचले वर्ग से मतलब कि जो लोग नीचे ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं, निचला वर्ग। इनमें से 12.5% अनुसूचित जाति, 4.1% अनुसूचित जनजाति और 49.7% अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बता दिया गया है आप लोगों को जो निचले वर्ग का पूरा डिफिनीशन। निचले वर्ग से मतलब है कि 12.5% अनुसूचित यानी एससी जाति, 4.1% अनुसूचित जनजाति और 49.7% अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। तो क्या ये बताइए आप लोग, जब एससी आएगा तो क्या ये चीज़ें अगर डेटा जो दिया जा रहा है तो इससे में क्या आप यूज नहीं कर सकते हैं, मेंस में क्या आप यूज नहीं कर सकते हैं, एथिक्स से लगे हर जगह यूज हो सकते हैं ये सारे डेटा। तो ऐसा डीएनए हम बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और आपसे भी सुझाव मांगते हैं कि आप लोग भी कुछ सुझाव दीजिए अगर कहीं कुछ और भी इसमें सुधार की गुंजाइश हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि 99% जो है यहाँ पे ये बताने का पूरा कोशिश किया गया है। 18-19 का आंकड़ा जो है भारत में लगभग 6.3 करोड़ उद्यम सक्रिय है जो एक्टिव है। इनमें से लगभग 51% क्या है देश के ग्रामीण क्षेत्र में है और जो 11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं वर्तमान में एमएसएमई, और इसमें से 55% रोल शहरी क्षेत्रों में स्थित है, ये भी बता दिया गया है। और ये भी बताया गया है 99.5% सूक्ष्म श्रेणी के हैं, जिसमें सूक्ष्म श्रेणी से आज से बता दिया गया है उन छोटे जिनका संचालन एक व्यक्ति महिला या मेल या फीमेल द्वारा अपने घर से किया जाता है, ये भी पूरा बताया गया आपको। ये भी बताया गया है कि वर्तमान में एसएमएसई के 66% उद्यम समाज के निचले वर्ग, निचले का मतलब यहाँ पूरा डिफिनीशन बता दिया गया है आपको, ये भी डेटा आप लोग देख लीजिएगा। तो ये देख लीजिए, ये आपका की सेक्टर अट्रैक्टिंग स्टार्टअप एमएसएमई 17% इंजीनियरिंग, 13% कंस्ट्रक्शन, 11% एग्री प्रोडक्ट और 8% टेक्सटाइल, 8% प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, 6% ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, 5% आउटसोर्सिंग एंड सपोर्ट सर्विस और 32% अदर। ये पूरा फिगर के माध्यम से आप लोग को बताने का कोशिश किया गया है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा जो टॉपिक था एमएसएमई से पूरा रिलेटेड है। पूरा जो इकोनॉमिक्स आप लोग को टफ लगता है, टफ नहीं लगेगा, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। टफ को आसान बनाने के लिए हम लोग आए हैं, कोई चीज़ें टफ नहीं होती हैं। एमएसएमई का पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है किस सेक्टर में होगा, और ये ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये देखने को मिल जाए। सूक्ष्म लघु उद्योग जो भी है ये देख लीजिएगा, किसी स्टेट पीसीएस में भी ये सब पूछ सकता है। चलिए, 2 टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए तीसरे टॉपिक पर आज हम आते हैं, वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु अभियान अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। देखते हैं ये क्या है। विदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए जहां एक और केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है, वहीं दूसरी ओर भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो 2 अभियान है, एक विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जहां केंद्र सरकार वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है, वहीं दूसरी ओर नौसेना के द्वारा क्या है, समुद्र सेतु अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, वंदे भारत मिशन 7 मई से 13 मई 2020 14,750 इंडियन टू बी इवैक्यूएट फ्रॉम 12 देशों से लाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस मिशन को वंदे भारत मिशन नाम दिया है। वंदे भारत ट्रेन भी है, बता दीजिएगा कहाँ से कहाँ पहली बार चला था, यही कमेंट मार दीजिएगा आप लोग। ये वंदे भारत मिशन है। इसके तहत सरकार पहले चरण में खाड़ी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मालदीव, बांग्लादेश तक कुछ और देशों से 64 उड़ानों और नौसेना के 3 जहाज़ों से कुल 14,800 लोगों को स्वदेश लाएगी। कब लाएगी? 7 से लेकर 13 मई के बीच में। तो आज है 7 तारीख है, तो 1 हफ्ते के अंदर देखा जाएगा, जो नया अपडेट आएगा फिर बताया जाएगा। ठीक है, तो सरकार द्वारा ये प्रावधान किया गया है। ठीक, ये अच्छी पहल है, जो हमारे भाई जो विदेश में फंसे हुए उनको सरकार ला रही है हमारे देश में। मालदीव और यूएई में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने 3 नौसैनिक जहाज भेजे हैं। तो ये देख लीजिएगा कहाँ के लिए नौसैनिक जहाज भेजे गए हैं, मालदीव और यूएई। ठीक है, नौसेना के सभी जहाज इस ऑपरेशन के लिए खास सुविधाएं से लेस हैं। समुद्री यात्रा के दौरान लोगों को सामान्य और मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा यात्रा के लिए कुछ आवश्यक प्रोटोकॉल पालन करने के भी निर्देश दिया गया है। तो भारत सरकार की एक अच्छी पहल है वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु अभियान। 2 अभियान है, विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जहां वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है, वहीं भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान की शुरुआत की है। तो 2 अभियान है, डाउट मत रखिएगा आप लोग। ठीक है, 7 से 13 मई, अगर हो सकता है डेट भी कभी पूछ दे तो ये डेट देख लीजिए आप। टोटल 12 कंट्री है और 14,750 लोगों का लाना भी है। और ये भी आपको बताया गया है कि किस किस देश में है, ये सारा बता दिया गया। खाड़ी देश अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मालदीव, बांग्लादेश तक कुछ और देशों से 64 उड़ानों और नौसेना के 3 जहाज़ों से कुल इतने लोगों को बताए लाने को स्वदेश लाया जाएगा 14,800। अब ये मत कहिएगा फिगर में लिखा है 14,750, 10-20 का अंतर होता है, अप्रॉक्सीमेट ही पूछा जाता है।
मालदीव और यूएई में फंसे नागरिकों को भारत ने 3 नौसैनिक जहाज भेजे हैं अपने नागरिकों को निकालने के लिए, वहाँ से भारत लाने के लिए। नौसेना के सभी जहाज इस ऑपरेशन के लिए खास सुविधाओं से लेसे, ये भी आपको बता दिया गया है, सारी सुविधाएं इनको फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, तो ये तीसरा टॉपिक हो गया। चलिए हम चलते हैं आज के चौथे टॉपिक पे। इस टॉपिक से सभी लोग परिचित भी होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, और ये अक्सर पूछा भी जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पर नियुक्त अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, तो लोक लेखा समिति किसमें 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। कई बार स्टेट पीसीएस में भी पूछ चुका है, यूपीएससी में भी पूछ चुका है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, यूपीएससी के पीटी में पूछा है, मेंस में पूछा है, तो जो ऊपर भी पूछा, ऐसा नहीं है कि ऊपर भी पूछा है, कभी ना कभी आप जाके प्रीवियस ईयर का मेंस पेपर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही मिलेगा। चलिए, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्यों नियुक्त किया गया है? क्योंकि ये विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, और जो विपक्ष के नेता हैं उन्हीं को ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नामित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और ये बंगाल से आते हैं अधीर रंजन चौधरी जी। लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। लोक लेखा समिति में चुने गए सदस्यों में से, बदल लीजिए मुझको, 15 लोकसभा से नियुक्त किए गए हैं, वही राज्यसभा से 5 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में 5 है, लेकिन नियम से 22 ही होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से है, लेकिन अभी कोरोना वायरस को लेके असमंजस है, अभी चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। यहाँ 5 जो दिया गया है, 2 और अभी हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, कुछ दिनों में देखने को आपको मिल सकता है। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। ठीक है, तो ये डेट आप देख लीजिएगा, 1 मई लेबर डे और 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। ठीक है, तो 15 और 7 22 ही होते हैं, ये ध्यान रहे आप लोगों को। यहाँ पे अभी वर्तमान की अगर बात किया जाए तो 15 तो वर्तमान में है ही, और राज्यसभा में सिर्फ इसमें 5 ही हैं, 2 नहीं है। आज नहीं कल वो, जैसे ही कोरोना वायरस ख़त्म होगा, प्रकोप ख़त्म होगा, चुनाव हो जाएगा, और ये लिस्ट दे दिया गया है। यहाँ पे ये भी बता दिया गया है सारा डेट, इसीलिए फिगर के माध्यम से सब बताने की पूरी कोशिश की जाती है आप लोगों को। अधीर रंजन चौधरी जी हैं, 1-5 देख लीजिए। ये टोटल 15 लोगों का नाम लोकसभा के दे दिया गया है, और राज्यसभा के सिर्फ 5 ही लोगों का नाम दिया गया है, जिसमें चंद्रशेखर श्री राजीव गुजराल जी हैं, रमेश जी हैं, राय जी हैं, यादव जी हैं, श्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो ये 5 लोगों का नाम दे दिया गया, 2 लोगों का नाम और ऐड हो जाएगा, तो कहीं भी कन्फ्यूजन एकदम मत रखिएगा आप लोग। अब हम बात रख रहे हैं कि सर कल कमेंट मार देंगे, सर आप तो 20 बता रहे हैं, 20 नहीं 22 बता रहा हूँ, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से। वर्तमान की जो स्थिति है वो बताया जा रहा है कि लोकसभा से देखिए सारे लोकसभा वाले नाम दिया गया है, 15 लोगों का नाम यहाँ पे दे दिया गया आप लोगों को। ठीक है, ये 15 लोगों का पूरा नाम दिया गया है, और यहाँ पे सिर्फ वर्तमान में इसमें 5 ही हैं। चुनाव होंगे इनके जैसे ही कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म होगा। ठीक है, तो डाउट मत रखिएगा इस चीज़ों को। क्या है लोक लेखा समिति? लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम, ये भी कई बार पूछ चुका है। हालांकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह देता हूँ, कहीं ना कहीं पूछा रहता है, वो आता है बता देता हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। ठीक है, भारतीय संसद के भी बनने से पहले 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में लोक लेखा समितियां होती थी। इसका मुख्य काम सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है। इसका आधार हमेशा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर होती है, जिसे कैग कहते हैं। 1967 तक इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था। 1967 के बाद से हमेशा इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता था। जैसे मैंने आपको बताया, विपक्ष के नेताजी हैं अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो बंगाल से आते हैं। ठीक है, तो 67 तक क्या होता था? 67 तक जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जैसे इस समय बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, तो उस समय जो पार्टी थी कांग्रेस 1967 में, तो सत्ता पक्ष के लोग रहते थे। अब 67 के बाद इसको चेंज करके विपक्ष के जो भी विपक्ष के हैं अध्यक्ष विपक्ष से लिया जाता है। विपक्ष के लोग जो भी हैं उनको विपक्ष से एक कैंडिडेट को जो सबसे सीनियर होते हैं उनको लिया जाता है। अधीर रंजन चौधरी जी को लिया गया इस बार। 67 के बाद चेंजिंग हो गई है, तो कहीं भी डाउट मत रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। 67 तक सत्ता पक्ष के लोग होते थे, 67 के बाद विपक्ष के लोग इसके अध्यक्ष होते थे। ठीक है, विपक्षी दलों की राय से लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है,
इसमें संसद में मौजूद भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के सांसद होते हैं। इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, जिसमें 15 लोकसभा के सांसद होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकते। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि 15 जो लोकसभा के या राज्यसभा के जो सदस्य हैं, तो क्या इसमें केंद्रीय मंत्री भी होते हैं? तो नहीं, केंद्रीय मंत्री जी नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, अरे सब वही बन जाएंगे तो और लोग क्या बनेंगे यार, ये भी थोड़ा सोचा करो, सबके बारे में सोचना चाहिए। इस समिति के कार्यों के द्वारा इसकी भूमिका को समझा जा सकता है, जो निम्न प्रकार से है। समिति के कार्यों के अंतर्गत कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जिन क्षेत्रों तथा कार्यों के लिए सरकार द्वारा धन, जहां देखिए द्वारा ही है, शब्दों पे मजा, ये जो मैं बोल रहा हूँ वही सुन लीजिएगा। हिंदी में कभी कभी मिसप्रिंट हो जाते हैं टाइपिंग करते समय। तो जिन क्षेत्रों तथा कार्यों के लिए सरकार द्वारा धन आवंटित किया गया है, वह भी उन्हीं क्षेत्रों में ही किया जा रहा था। नहीं, यही इनका काम होता है, जांच करना। ठीक है, तो इस समिति के कार्यों के अंतर्गत क्या किया गया है? कैग के वार्षिक जो प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और जिन क्षेत्र तक कार्यों के लिए सरकार द्वारा धन आवंटित किया गया है, क्या उसी क्षेत्र में हुआ है नहीं है कि नहीं हुआ है, ये इनका जांच किया जाता है। विभिन्न स्वायत्त अर्ध स्वायत्त संस्थानों के लिए स्वीकृत राशि तथा उसकी तुलना में कम या अधिक व्यय का निर्धारण भी यह समिति ही करती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी सेवा के मद में भी खर्च राशि की जांच करना, यदि वह राशि उस मद में खर्च करने के लिए स्वीकृत राशि से अधिक है। ठीक है, ये भी जांच करने का पूरा मकसद होता है। तो ये पूरा लाइन आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, यूपीएससी के पीटी में पूछा भी जा चुका है, वो भी पूछा जा चुका है, और जो आने वाला है, जो 5वां टॉपिक है, टॉपिक बढ़ा दिया गया है। 5वां टॉपिक जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी, जिसे कैट कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं, कैट। यूपीएससी के पीटी में भी पूछा है, मेंस में भी पूछा है। तो ये आपने देख लिया। चौथा टॉपिक जो मैंने आपको बताया, कितने सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति कितनी होती है, कितने सदस्य हैं, कौन बनता है, 67 में कौन बना, 67 के बाद क्या चेंजिंगें हुई, और 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा, ये भी बताया गया आपको। सबसे पुरानी समितियों में से भारत सरकार नियम 1919 भी बताया गया, 1921 में पहली बार हुआ, ये भी बताया गया। सेंट्रल असेंबली भी बताया गया आप लोगों को। मुख्य काम क्या होता है? सरकारी खर्चों का जाँच करना है, नियंत्रक और मालिक पर रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट आता है उस पर जाँच करना है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कैट। ठीक है, केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने कहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जम्मू और कश्मीर खंडपीठ केंद्र सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों की सुनवाई करेगी। ठीक है, तो किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय करेगी, ये आप देख लीजिएगा। केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। ठीक है, इससे पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चंडीगढ़ खंडपीठ इन मामलों की सुनवाई करती थी। इसके पहले कौन करता था? चंडीगढ़ करता था। अब कौन करेगा? जम्मू एंड कश्मीर खंडपीठ करेगा। ठीक है, केंद्र सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर लद्दाख के कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों की सुनवाई करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत की गई थी। ठीक है, तो ये एक्ट बता दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र या राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं व सेवा शर्तों संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। तो 323 का पूरा डिफिनीशन यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि वह केंद्र और राज्य की सभी लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। ये लाइन पूरा देख लीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A का अनुसरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार देता है। तो कौन सा एक्ट देता है भैया? 1985 का एक्ट देता है। कौन सा अनुच्छेद है? 323A। ठीक है, वर्ष 2006 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1985 में संशोधन करके इसके सदस्यों की शक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर कर दी गई है। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो 2006 में चेंजिंग किया गया है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम में
1985 में संशोधन करके इसके सदस्यों की शक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर कर दी गई है। ठीक है। वर्तमान में 17 नियमित बेंच और 4 सर्किट बेंच हैं। कैट निम्नलिखित के विषय में सभी सेवा मामलों पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग करती है। ठीक। अधिकरण किसी भी मामले को तय करने के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की कानूनी प्रक्रियाओं के तहत बाध्य नहीं है। तो ये आपका 5वां टॉपिक था जो आपको बताया गया है। इसमें प्री ओरिएंटेड, आज के डीएनए में प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड करके बनाया गया है। तो डीएनए बनाने का मेन हमारा मोटो यही होता है कि प्रीलिम्स और मेंस स्टूडेंट इतना परिपक्व हो जाए कि अपनी चीज़ों को जिस भाषा में लिखते हैं समझते हैं उस भाषा में लिखें और समझें, कॉपी पेन पे लिखें और समझें और उसको बार बार रिकॉल करें, ताकि आप प्री दें या मेंस दें या जब आप अपना वो एस्से दें तो सारा डेटा भी आपके पास हो, सारा मटेरियल भी आपके पास हो और सारा उसका क्या किसी भी टॉपिक का क्रक्स होता है सारा आपको पता होना चाहिए। तो पाँचों टॉपिक आपको बता दिया गया है। पहला टॉपिक जो बताया गया था सुप्रीम कोर्ट वाला वो भी बता दिया गया। सीएसआर के बारे में पूरा बता दिया गया, क्या उसका डिफिनेशन है सारा बताया गया, क्या उसका रूल है ये भी बता दिया गया आपको। सीएसआर का सब कुछ हो गया। एमएसएमई सेक्टर बता दिया गया, कितने लोग काम करते हैं सब बताया गया। एमएसएमई का निर्धारण बता दिया गया, सरकार द्वारा प्रस्तावित नई परिभाषा भी बता दी गई। एमएसएमई की स्थिति बता दिया गया आप लोगों को, ये पूरा फिगर के माध्यम से बताया गया। वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु अभियान जो 7 से 13 जो चल रहा है मई तक, वो भी बता दिया गया। किस राज्य में किस देश से कैसे कैसे लाना, ये भी सब आपको पूरा डिटेल बता दिया गया। लोक लेखा समिति के बारे में अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, या पूरा डिटेल आपको बता दिया गया, कैसे कैसे बना है, 67 में क्या चेंजिंग हुई, कितने सदस्य होते हैं, कितने नहीं होते हैं, मतलब कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने, राज्यसभा में कितने, वर्तमान में कितने, कब से कब ये कार्यकाल चलेगा इन लोगों का, पूरा डिटेल आप लोगों को बता दिया गया है। और कब इसका गठन हुआ था, किस एक्ट के तहत गठन हुआ था, 67 के पहले क्या हुआ था, 67 के बाद कितना हुआ, इस समय वर्तमान में स्थिति क्या है और उनका काम क्या होता है, सारा डिटेल आपको बता दिया गया। ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो कैट जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये भी पूरा डिटेल आपको बता दिया गया। किस एक्ट के थ्रू करता था, पहले कौन करता था, चंडीगढ़, अब कौन करता है, ये भी बता दिया गया आपको, जम्मू कश्मीर। और किस अधिनियम के एक्ट में इसमें संशोधन किया गया ये भी बता दिया गया। कितने बेंच है, कितने सर्किट बेंच है, ये भी बता दिया गया है। तो टोटल आज 5 टॉपिक आप लोग को दिया गया है। आई होप कि आप हमारी बातों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और मिलते हैं। और ये पूरा क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे। तो आपसे हम मिलेंगे आज शाम को 8:30 पे। जो भी पेड ग्रुप के मेंबर हैं, जितने भी लोग अभी तक मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोग अपने, जैसे हम लोगों ने कमिटमेंट किया है कि जैसे जैसे जितने पेड ग्रुप के मेंबर हैं सभी लोग 8:30 पे आप हम लोगों से मिलिए। और आज जितने भी क्वेश्चन होंगे प्री ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड, मतलब अर्थात यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन, पीसीएस के लेवल के क्वेश्चन, सारा का सारा डायमेंशन आपको दे दिया गया है और यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी जिस अभ्यर्थी को भी हम लोगों से जुड़ना है तो दिए गए उपरोक्त नंबर पे हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को आज ख़त्म करता हूँ, विराम करता हूँ। ये नंबर दिया हुआ खूबसूरत सा नंबर है और आप लोग का 8:30 बजे टेस्ट होगा पेड ग्रुप के मेंबर। बाकी जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। और जिनको यूपीएससी का टेस्ट देना हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का टेस्ट देना हो या कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को बंद करता हूँ क्योंकि समय 3 बजने जा रहा है। तो आशा करते हैं कि हम भी खाना खा लें, आप लोग भी खाना वाना खा लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, 8:30 बजे मिलते हैं हम आप लोग से।